नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 2 सितंबर की खबरों पर। थाना भवन पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मात्रा में बने अर्ध बने तमंचे, कारतूस एवं शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। बुधवार को थाना भवन पुलिस ने एसपी विनीत जायसवाल के आदेश पर अवैध शस्त्रों की बरामदगी के लिए चलाए अभियान में ग्राम मजरा रिसालगढ़ के जंगल में छापेमारी करते हुए अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 2 लोगों को तमंचे बनाते हुए हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम सराफत पुत्र रोला निवासी ग्राम मुडेट खद्दर थाना भवन व कयूम पुत्र पूजा निवासी ग्राम धावना थाना तीतरो जनपद सहारनपुर बताया है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री से 2 अवैध बने हुए देशी तमंचे 315 बोर, 9 अर्ध बने तमंचे, 1 अवैध अद्दा 12 बोर, 1 शॉर्ट बैरल बंदूक 12 बोर, 74 जिंदा कारतूस 12 बोर, 93 खोखा कारतूस 12 बोर, 2 खोखा कारतूस 315 बोर एवं शस्त्र बनाने के उपकरण 9 अधबनी बट लोहा, 9 नाल लोहा, 2 प्लास, 1 हथौड़ा, 2 बड़े पेंचकस, 2 रेती, 1 स्क्रू रिंच, 3 सुंडी, 10 स्प्रिंट छोटे, 4 अधबनी चाप, 3 चाप की लकड़ी, 21 ब्लेड, 1 ड्रिल मशीन सहित अन्य सामान बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि शराबत निवासी मुडेट खद्दर थाना भवन से रजिस्टर भी है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। शामली के थाना भवन पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान वहां से 2 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध असलहा व कारतूस पुलिस को बरामद हुआ है। 2 अवैध तमंचे, 1 अवैध पौनिया, 1 शॉर्ट बैरल बंदूक तथा 74 जिंदा कारतूस और 94 खोखा कारतूस, जिसको भरकर ये जिंदा कारतूस तैयार करते थे, वो पुलिस ने वहां से बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में अवैध असलहा बनाने के उपकरण इस शस्त्र फैक्ट्री से पुलिस ने बरामद किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है शराफत, वो थाना भवन का प्रचलित हिस्ट्री शीटर भी है, जिसके ऊपर संगीन धाराओं में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हत्या, लूट व आर्म्स एक्ट के। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। कांदला थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा कुर्तान में गांव के बाहर ही गोगा जहावीर की माड़ी स्थित है। बुधवार को गांव के ही 2 युवकों ने पुलिस को सूचना दी कि रात्रि में चोर गोगा जहावीर माड़ी का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए सहित कीमती सामान चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर कार्यवाहक थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और मामले की छानबीन की। पुलिस जांच में चोरी का मामला झूठा निकला। पुलिस ने चोरी की झूठी सूचना देने वाले दोनों ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। पुलिस दोनों ग्रामीणों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। कार्यवाहक थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने चोरी की झूठी सूचना पुलिस को दी थी। चोरी की झूठी सूचना देने वाले दोनों ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया है। कैराना में करीब 2 माह पूर्व अतिरिक्त दहेज के रूप में रुपए व मोटरसाइकिल की मांग से प्रताड़ित विवाहिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। वहीं दहेज उत्पीड़न से प्रताड़ित विवाहिता की मौत के मामले में पति सहित 3 ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जानकारी के अनुसार गत 26 जून को गांव बच्चा खेड़ी निवासी संदीप ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसने 3 माह पूर्व अपनी बहन गौतम देवी की शादी ग्राम बिनड़ा निवासी मोनू के साथ की थी, लेकिन उसकी बहन का पति व अन्य ससुराल वाले शुरू से ही अतिरिक्त दहेज के रूप में 51,000 व 1 मोटरसाइकिल की मांग करते आ रहे थे तथा उसकी बहन को मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न भी करते थे। 21 जून की सुबह करीब 10:30 बजे उसकी बहन गौतम देवी ने अतिरिक्त दहेज की मांग से प्रताड़ित होने पर ऑल आउट की शीशी में रखी मच्छर मारने की दवा पी ली थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने मृतका के भाई संदीप की ओर से विवाहिता के पति मोनू, ससुर विजयपाल, ननद प्रियंका व देवर पुनीत के खिलाफ अतिरिक्त दहेज की मांग करने को लेकर आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया था। वहीं दहेज हत्या के मामले में फरार चल रही मृतक विवाहिता के ससुर को पुलिस ने बुधवार को अलीपुर मार्ग से गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जानकारी के अनुसार सितंबर 2019 में मोहल्ला अफगानान निवासी प्रमोद को साजिश के तहत बागपत जिले में ले जाकर हत्या कर दी गई थी।
मृतक प्रमोद के भाई मुकेश ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी सोनिया व दूसरे समुदाय के 2 युवकों को जेल भेज दिया था, जबकि मृतक प्रमोद का 8 साल व 5 साल का बेटा कैराना में अपने चाचा मुकेश के साथ रह रहा है। 5.5 माह जेल में रहने के बाद हत्या आरोपी सोनिया जमानत पर जेल से बाहर आ गई थी, जिसके बाद सोनिया ने हाई कोर्ट में अपने दोनों बेटों को वापस लेने के लिए याचिका दायर की थी। मामले में हाई कोर्ट ने कैराना पुलिस को आदेश दिया कि दोनों बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके बाद एसआई सुनील कुमार हाई कोर्ट में पेश करने के लिए दोनों बच्चों व उसके परिजनों को साथ लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। जिले की डायल 112 शिकायतों के इवेंट की सूचना पर मौके पर पहुंचने और कुशल व्यवहार के चलते प्रदेश में अव्वल आई है। पुलिस अधीक्षक ने टीम के सभी सदस्यों और अधिकारियों को कार्य में बधाई देते हुए सराहना की है। जनपद में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल की कुशल निर्देशन में जनपद की यूपी 112 सेवा की कार्यवाही प्रदेश में अव्वल रही। उत्तर प्रदेश में आमजन की शिकायत पर तत्काल सुनवाई एवं उनके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपी डायल 112 सेवा प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यरत है। मुख्यालय द्वारा विगत एक सप्ताह में प्रदेश भर में आमजन द्वारा यूपी 112 पर की गई शिकायतों के इवेंट के संबंध में 25 इवेंट्स का मूल्यांकन कर जानकारी ली गई। तो मूल्यांकन में जनपद शामली की यूपी 112 सेवा के कर्मचारियों द्वारा इवेंट की सूचना पर मौके पर पहुंचकर शिकायतकर्ता की शिकायत की सुनवाई, उसका समाधान एवं शिकायतकर्ता की संतुष्टि, इन मुद्दों पर पुलिस कर्मियों का कार्य एवं व्यवहार उत्कृष्ट होना पाया गया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के बढ़ते मामलों और ध्वस्त कानून व्यवस्था के संबंध में प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा। बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति किस कदर बिगड़ गई है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपराध में यूपी पहले स्थान पर आता है। जनता की असुरक्षा में आए जीवन से उनका जीवन भयभीत है। यहाँ के बेखौफ अपराधियों से ना तो आमजन सुरक्षित है, ना ही पत्रकार और ना ही पुलिस वाले स्वयं। साफ दिखाई दे रहा है कि या तो योगी जी ने ये प्रदेश संभल नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी रायबरेली में भी एक ई रिक्शा चालक मोहित कुमार को पुलिस उठाकर थाने ले जाती है, जहां इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस कांड में शामिल संबंधित थानेदार के सभी पुलिस वालों पर दलित हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, पुलिस अधीक्षक रायबरेली को निलंबित किया जाए, मोहित की मां और परिवार के सहारे के लिए तत्काल 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित होने वाली भारत की सशक्तिकरण यात्रा विषय पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता को संपन्न कराए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। बुधवार को शहर के गुलशन नगर में कांग्रेसियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आगामी 13 और 14 सितंबर को भारत की सशक्तिकरण यात्रा की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 16 से 22 वर्ष के बच्चे भाग लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। प्रतियोगिता में 60 सवालों का जवाब 30 मिनट में देना होगा। सवालों का जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट व अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। गांव लाख निवासी बीएसएफ के जवान की मौत के मामले में बीएसएफ में ही तैनात पत्नी ने प्लाटून कमांडर सहित विभाग के कई कर्मचारियों पर प्रेम विवाह करने के कारण पति की बेरहमी से हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। बुधवार को जैसे ही शव को लेकर बीएसएफ का जवान पैतृक गांव पहुंचा तो मृतक फौजी के शरीर पर चोट के निशान देखकर बवाल मच गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। डीएमएसपी ने मौके पर पहुंचकर बीएसएफ जवान की पत्नी व परिजनों से बात कर मामले का सुलझाया और शव को पोस्टमार्टम आने तक सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की गई। कोतवाली क्षेत्र के गांव लाख निवासी विकास कश्यप पश्चिमी बंगाल में जनपद नदिया में बीएसएफ में तैनात था, जबकि पत्नी पंपा महतो मुर्शिदाबाद नदिया जिले में करीब 120 किलोमीटर बीएसएफ में ही तैनात थी।
3 दिन पूर्व बीएसएफ के अधिकारियों द्वारा गांव लाख स्थित विकास कश्यप के परिजनों को मौत की सूचना दी गई, जिसमें केवल ये बताया गया कि विकास का शव कैंपस के पास ही पड़ा है और उसने आत्महत्या कर ली। सूचना के साथ ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी पंपा महतो से परिजनों से संपर्क किया गया तो उसने भी विकास की मौत पर आश्चर्य व्यक्त किया और तत्काल ही गांव लाख पहुंच गई। बुधवार को बीएसएफ का एक सिपाही विकास के शव को लेकर गांव पहुंचा। शव को देखकर कोहराम मच गया। विकास के शरीर पर गोली व मारपीट के निशान देखकर परिजनों ने हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और शव का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया। पत्नी पंपा महतो का आरोप है कि उसने विकास की मौत के बाद बटालियन 83 के अधिकारियों से मालूमात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और न ही शव को देखने की इजाजत दी गई। अधिकारियों द्वारा सुसाइड किया जाना भी बताया गया है, जबकि विकास कश्यप किसी भी हालत में सुसाइड नहीं कर सकता था। एक प्लाटून कमांडर पर आरोप लगाया गया कि उसके व उसके साथियों द्वारा विकास कश्यप का शोषण किया जा रहा था। शादी होने से पहले मुझे भी प्लाटून कमांडर द्वारा शादी न करने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली और इसी बात को लेकर प्लाटून कमांडर ने विकास कश्यप की निर्ममता के साथ हत्या कर दी और शव को कैंपस के बाहर फेंक दिया। सवाल उठता है कि विकास ने 12 से 6 बजे तक ड्यूटी की। यदि वह मानसिक रूप से आत्महत्या किए जाने के लिए मन बना रहा था तो वह ड्यूटी पर ही क्यों जाता। पत्नी पंपा महतो ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसके बाद पति का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। उसने अपनी जान खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया व ट्रांसफर कराए जाने की भी बात की है। फौजी के शव का अंतिम संस्कार न होने की सूचना पर जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ग्रामीणों के बीच पहुंचे और तय हुआ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक फौजी के शव को सुरक्षित रखा जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देर शाम दोबारा से गाँव में हंगामा हो गया और उन्होंने मृतक फौजी को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। देर शाम तक गाँव में हंगामा जारी रहा और मृतक फौजी के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। नमस्ते, मेरा माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है, जो मेरा हस्बैंड है जिसको मतलब 99 बटालियन में बोला जा रहा है विकास कुमार ठाम की जो लड़के की मतलब डेथ हो रखी है सर, उसको बोला जा रहा है जो मतलब वो सुसाइड कर लिया है, लेकिन मुझे इतना पता है सर वो सुसाइड नहीं कर सकते। मैं उसकी वाइफ पंपा महतो बोल रहा हूँ, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिसके साथ मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो हमेशा खुश रहा मेरे साथ, वो हमेशा यही बोलता रहा, कभी भी मतलब जिस फौज में हम लोग आ रखे हैं उसकी कभी भी बदनाम नहीं करना है। उसको वो परेशान किया जा रहा था सर, हमेशा उसको परेशान किया जा रहा था। मतलब यही बोलता था जहाँ मतलब अब ठीक नहीं हो, आपकी मतलब ड्यूटी ठीक नहीं है, जो मेंटली हैरेस होता है मतलब जहाँ उसको क्या बोलते हैं स्मगलिंग केस की वजह से मतलब उसको हैरेसमेंट किया जा रहा था उधर। उसने यही बोला जाता था मतलब हाँ ड्यूटी में आपको डांट मार देना। दूसरे जो उसके पास रहता था मतलब जैसे ड्यूटी बटा जाता है मतलब वो हमेशा मतलब दूसरे की वजह से परेशान रहता था। प्लाटून कमांडर प्लाटून 99 बटालियन एफ कंपनी में वो था। एफ कंपनी के जो प्लाटून बोलते हैं मांगूर बना वो वहाँ था। वो उस दिन जिस दिन उसका डेथ हुआ उस दिन सुबह भी मेरे साथ बात किया है ड्यूटी से आने के बाद, उससे ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, नहीं हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम था। वो यही बोल रहा था मुझे कोई टारगेट कर रहा है, मुझे हमेशा मतलब यही बोल रहा था मुझे कोई टारगेट कर रहा है, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं ड्यूटी करके चले जाऊँगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव को संबोधित एक ज्ञापन DIOS को सौंपा, जिसमें उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग में भारत सरकार व राज्य सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराए जाने की मांग की है। बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव को संबोधित एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संबंध में अनलॉक 1, 2, 3 व 4 की गाइडलाइन का माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन विद्यालयों में जुलाई 2020 से ही उल्लंघन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा प्रदेश के शिक्षकों को लगातार विद्यालय बंद होने के आदेश के बावजूद भी विद्यालय में बुलाया जा रहा है, जिस कारण कोरोना का संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। शिक्षकों का कोरोना से संबंधित बीमा भी नहीं है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन
में भी विद्यालय को बंद करने के आदेश हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आदेश अनुपालन नहीं किया जा रहा, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर नीरज बेनीवाल, चैत नारायण सिंह, रजनीश कोरी आदि मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।